The net profit of Mr. Suleiman of Madurai as per his profit and loss account for the year ended 31st March, after charging the following items. All these expenses were debited and we found out the net profit as 2,40,000. एक चीज तो पक्का है सर, नेट प्रॉफिट दिया मतलब इनडायरेक्ट अप्रोच आएगा. मैं सबसे पहले लिखेगा नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. How much is my net profit as per profit and loss account? 2,40,000. Fine. Then we are given the expenditure that has been debited to P&L account. Now you think about all these expenses. Which are the expenses that are allowed? If they are allowed, don't do anything. If they are disallowed, then they should be added back. As usual we do. First point है interest on capital. Sir, क्या कोई proprietor खुद को इंटरेस्ट पे कर सकता है क्या? नो सर. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय प्रोप्राइटर इज नॉट अलाउड. So those 20,000 will be added back. Second point is salary to staff. Perfectly okay, sir. In my business, I will pay the salary to my staff. It's a business expenses, so no adjustment. Office expenses are business expenses. Unless and until there is given something in the question that ये खर्चा पर्सनल ऐसा कुछ दिया गया यहाँ पे नहीं सर. Then we have bad debts written off. Again business expenses. Sir, in the business, I may lose some amount because the customer failed to pay the amount. कस्टमर ने पैसा नहीं दिया, पैसा डूब गया, ये कॉमन है. बैड डेट्स भी होता है बिजनेस में. तो सैलरी टू स्टाफ, ऑफिस एक्सपेंसेस एंड बैड डेट्स, they are my business expenses, hence they won't be added back. उसके बाद दो आइटम से प्रोविजन वाला, भाई पढ़ना ही नहीं आगे. प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी हो, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स हो, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हो, प्रोविजन फॉर कंपनसेशन हो, प्रोविजन फॉर कंटिजेंसीज हो, प्रोविजन फॉर एनीथिंग. तो वर्ड प्रोविजन आ गया मतलब ये एक्सपेंडिचर नहीं है. दिस इज मियरली एन एप्रोप्रिएशन. So I'll add back provision for bad debts. And I add back provision for tax. Provision for bad debts 13,000. 10,000. Sorry. Next point is sir donation. भैया donation कैसा भी रहने दो. Any kind of donation is not a common sense use करो. बिजनेस में डोनेशन देने का जरूरत नहीं है, उसके बिना ही कोई बिजनेस हो सकता है. इट इज नॉट ए बिजनेस एक्सपेंडिचर, हेंस डिसअलाउड. सर डेप्रिसिएशन में दो पॉइंट्स दिया है. एक डेप्रिसिएशन दिया 17,000, नीचे लिखा है डेप्रिसिएशन अलाउड एज पर द एक्ट. तो जो एक्ट पे मतलब जो डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स में है एज पर इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 32 आता है उसका. फिर इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन क्या करने का, लेस करने का. अगर इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन लेस किया तो ये जो डेप्रिसिएशन दिया है 17,000 सेकेंड लास्ट आइटम, दैट शैल बी एडेड बैक एज डिसअलाउड. मैं बोलेगा उसको डेप्रिसिएशन एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑलवेज एडेड बैक 17,000. कुछ चीजें ऐड की, कुछ चीजें लेस की, लास्ट में जो आंसर आएगा वो कहलाएगा आपका प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन. Here comes my final answer. You like 1,000 आया फाइनल आंसर. एनी क्वेश्चन? आई स्टार्ट विद वेरी इजी सम. काफी सारे नए चीजें दिखते हैं मुझे आज, कुछ फर्स्ट टाइमर्स भी नजर आ गए लेक्चर में. आई कैन रिकॉल द स्टूडेंट्स फ्रॉम एटलीस्ट 100 स्टूडेंट में से मैं रिकॉल कर सकता कौन आया था कौन नहीं आया था. डोंट रिमेंबर एब्सेंट. आई कीप ऑन सेइंग एवरी नाउ एंड देन पीपल डोंट लिसन एंड टेल.
सम नंबर 17 पे आ जाओ सर। ये आपके पास क्वेश्चन है। Mr. Gupta provides you the following detail from his business books for the assessment year 22-23. Computed net profit after charging the following 72,000 दिए। Net profit as per profit and loss account is 72,000. That's fine. What are the points we have now? First is provisions and reserves debited to P&L. Provision for discount, देखो ये provision है, तुम बोलेगा discount on debtors business का expenditure है ना? मैं क्या मना करता हूँ? The provision is not an actual expenses. Provision is not an actual expenses. I have my wife's birthday on 20th of July. I have kept a provision of rupees 4,000 for that purpose or 6,000 for that purpose. Have I spent that money? जब तक खर्चा नहीं करेगा तब तक उसको मैं एक्सपेंसेस ट्रीट नहीं करेगा, इसके लिए मैं उसको डिसअलाउ करेगा। दूसरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का कुछ पॉइंट देखना पड़ेगा, नीचे क्या है, नीचे देखते प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का पॉइंट कुछ दिया है क्या, नहीं दिया है। फिलहाल मैं उसको अलाउ करता हूँ, मैं फिलहाल प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स डिसअलाउ करता हूँ। एड बैक provision for discount on debtors disallowed, amount is 42,000. सर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन फिलहाल मैं अलाउ कर रहा हूँ, हमको उसका पॉइंट नहीं पता, उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं पता, फिलहाल तो हम उसको अलाउ कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज हाउस होल्ड एक्सपेंसेस 48,000 एंड डोनेशन। बच्चा हाउस होल्ड एक्सपेंस आर पर्सनल इन नेचर एंड डोनेशन इज नॉट ए बिजनेस एक्सपेंडिचर। तो डोनेशन टू रिकॉग्नाइज हो अनरिकॉग्नाइज हो उससे क्या फर्क पड़ता है सर, आप कैसा भी डोनेशन करो डिसअलाउड ही होने वाला है, और हाउस होल्ड एक्सपेंसेस भी डिसअलाउड। अमाउंट आएगा हाउस होल्ड एक्सपेंस का 48 और डोनेशन का 70। व्हाट नेक्स्ट? कंप्यूटर परचेज फॉर साइंटिफिक रिसर्च। बच्चा ये कंप्यूटर परचेज साइंटिफिक रिसर्च सेक्शन 35, सेक्शन 35 एसी या सेक्शन 35 में भी है। सर अगर आपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए कोई भी खर्चा किया, वो एक्सपेंडिचर आप पूरा क्लेम कर सकते हो, अदर देन कॉस्ट ऑफ द लैंड। हमने पढ़ा है पहले पॉइंट में। So other than the cost of the land, no doubt sir, computer purchase is a capital expenditure. Computer purchase is a capital expenditure. But मेरा बच्चा लोग, it is fully allowed if I am using that computer for scientific research, I can claim 100% amount as deduction. नॉर्मली हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर पे क्या क्लेम करता है, डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं, बट इस केस में बिकॉज द कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च पर्पस, इट विल बी फुल्ली अलाउड। फुल्ली अलाउड मतलब कुछ नहीं करना है सर, ऐड भी नहीं करना है, लेस भी नहीं करना है। बियरर चेक, बच्चा बियरर चेक इज एज गुड एज कैश। बियरर चेक इज एज गुड एज, या कैश में आपने पेमेंट कितना किया, any payment in cash more than 20,000 is disallowed। बताया था ना पॉइंट है, ऐसा देख रहे तो पैसा तो नहीं, मेरे को डाउट होता है, मेरे को पढ़ने आता है कि नहीं कभी कभी तुम लोग को देख के। क्या लिखूं यहाँ पे, क्या था वो, परचेजेस, कैश परचेज बाय बियरर चेक disallowed 25,000,
और क्या है सर, OIT डिपॉजिट ₹16,000। भाई और बहनों, OIT मतलब ओन यूर टेलीफोन डिपॉजिट। इन ओल्डन टाइम्स बिफोर 2000, no mobile phones, we had to apply for a landline connection। और जिस दिन घर में लैंडलाइन कनेक्शन आता था, घर में मिठाइयाँ बटती थी। पीपल यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट। घर में अगर लैंडलाइन नंबर आ गया तो ओके, तो उसके लिए कुछ डिपॉजिट देना पड़ता है। तो ये ओन ईयर टेलीफोन डिपॉजिट स्कीम का 16,000 रुपये डिपॉजिट दिया है। इज इट एक्सपेंस? फर्स्ट ऑफ ऑल, इज इट एक्सपेंस? इज इट एक्सपेंस? फर्स्ट ऑफ ऑल, कल में एक पोस्टपेड कनेक्शन लेता है, एयरटेल का या वोडाफोन का, and they charge me a security deposit of, let us say, ₹1,500. Is that an expense? No. It's a kind of security deposit I'm keeping with that particular company. तो टेक्निकली ये खर्चा नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट इस खर्चे को अलाउ करता है। इनकम टैक्स एक्ट allows this as an expenditure, although this is not a expenditure at all. This is just a deposit that I have kept with the telephone department, but allowed है तो कुछ नहीं कर सकते। उसका नोट लिख देंगे अपन, उसका नोट लिख देंगे। पहला नोट लिखेंगे, कंप्यूटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च is claimed fully for income tax purpose। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, डिपॉजिट अंडर own your telephone scheme is allowed as an expenditure। ये आपके 2 पॉइंट्स हो गए। पार्डन? हाँ हाँ, और क्या पॉइंट है देखो आपके पास। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस ऑन साइन बोर्ड ₹45,000। मेरे बच्चा, साइन बोर्ड इज ए नियॉन साइन बोर्ड। लेट अस से नियॉन साइन बोर्ड है, इट्स ए एसेट, इट्स ए काइंड ऑफ फर्नीचर एंड फिटिंग्स बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको? फर्नीचर एंड फिटिंग्स। व्हेन आई पुट ए बिग साइन बोर्ड आउटसाइड माय होटल costing me near about ₹1 lakh, it is not an expenditure, it's an asset, it's a capital expenditure, so I can claim depreciation on that part। तो फिलहाल हम इसको डिसअलाउ कर देंगे, ये कहकर कि ये क्या खर्चा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर ऑन, नियॉन साइंस लिखता हूँ, आगे लिखा नहीं उन्होंने हालांकि, इज डिसअलाउड as it is a capital expenditure। कितना अमाउंट है इसका? 45,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये हमने डिसअलाउ कर दिया 45,000। ऑडिट फीस पेड इन कैश, भाई और बहनों कैश में पेमेंट किया 20,000 के ऊपर, ओके, अलाउड है क्या? कैश एक्सपेंडिचर इन एक्सेस ऑफ ₹20,000, उसमें लिख दो ऑडिट फीस, पूरा का पूरा 25,000 डिसअलाउड। और क्या है सर? पेटेंट परचेज ड्यूरिंग द ईयर, एक में थोड़ा ऊपर जाते हैं अपन। कंप्यूटर नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग द फॉलोइंग बोला है, नीचे दिए हुए सभी खर्चे हमने चार्ज किए, मतलब डेबिट किए। सर पेटेंट परचेज किया 75,000 का, सर पेटेंट इज ए इनटेंजिबल एसेट, उसको मैं एज ए एक्सपेंडिचर नहीं दिखा सकता है। मैं उसके ऊपर क्या क्लेम कर सकता है? डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर। तो पहला तो मैं वो पेटेंट पूरा डिसअलाउ कर दूंगा। पेटेंट परचेज बीन ए कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड डिसअलाउड। अमाउंट कितना है उसका?
75,000 पूरा का पूरा डिसेल हो। और क्या है सर उसके बाद? मार्केट सर्वे एंड फिजिबिलिटी रिपोर्ट एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ द न्यू प्रोजेक्ट इज 6 lakhs रुपीज 50,000 बोला है। एक नया बढ़िया पॉइंट है, हालांकि आपके सिलेबस में पॉइंट नहीं आना चाहिए, बट दे दिया तो क्या करें, आए तो करना ही पड़ेगा। थोड़ा सा ना ऊपर जाते हैं। ये पॉइंट आज तक कभी डिस्कस नहीं किया मैंने, किसी क्लास में डिस्कस नहीं किया, क्योंकि आपके लेवल पे मोस्टली एग्जाम में नहीं आएगा ऐसा कुछ, बट अब इस सब में दिया है तो मुझे करना है बोल के मैं कर रहा हूँ। हाँ हाँ, क्या भाई मार्केट रिसर्च ये रहा भाइयों और बहनों, सेक्शन 35D, amortization of primary expenses incurred on preparation of the feasibility report, project report, conducting the research survey, legal charges, printing charges, consultation charges, whatever they are. So इसमें ना कुछ लिमिट है, ध्यान दो, थोड़ा थोड़ा सा ध्यान दो। कितना एक्सपेंसेस ले सकता है अपन, कितना एक्सपेंसेस ले सकता है? 5% of the cost of the project और 5% of the capital employed, ये कंपनीज के लिए। Other than companies के लिए 5% of the cost of the project है, and deduction is allowed is 1/5 of such expenditure for each of the 5 successive previous years, beginning with the year in which the business is commenced. एक मिनट से समझ में नहीं आ रहा कुछ। मान लो मैंने एक नया बिजनेस शुरू किया और बिजनेस में मैंने कुछ मार्केट रिसर्च करने के लिए मैंने एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया। मान लो आई वांटेड टू स्टार्ट ए बिजनेस ऑफ मेकिंग वाटर प्यूरिफायर्स। तो हमने मार्केट का स्टडी करने के लिए, मार्केट का फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने के लिए हमने खर्चा किया 40,000। कितना अमाउंट स्पेंड किया हमने? वी स्पेंड 40,000 रुपीज, हमने इतना अमाउंट स्पेंड किया, जबकि उस प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट था से 5 लाख रुपीज। कितना था? इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि जितना प्रोजेक्ट का कॉस्ट होगा उसका मैक्सिमम आप कितना परसेंट क्लेम कर सकते हो? 5%। मतलब दिस इज फॉर अदर देन कंपनीज, मतलब 5% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट और 40,000 विच एवर इज लेस। 25,000 और 40, 25,000 आएगा। तो इसका डिडक्शन कैसे मिलेगा मालूम है क्या? जिस साल में खर्चा किया वो साल में 1/5, और बाकी मतलब जो भी खर्चा होगा जिस साल में उसको डिवाइड बाय 5 कर दो। हमारे टोटल खर्चे हुआ 25,000, डिवाइड बाय 5 करो। मैं करंट ईयर में 5,000 एक्सपेंसेस दिखाएगा और नेक्स्ट 4 इयर्स में एवरी ईयर 5,000 दिखाएगा। ऐसा 5 साल में हम उसको राइट ऑफ करेंगे। अभी आते हैं अपने क्वेश्चन पे, मॉडल ऑफ द स्टोरी। इतना जो बकवास किया उसमें एक ही लाइन समझ में आया सर कि प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी का जो खर्चा है मैक्सिमम कितना दिखा सकते हो आप? 5% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट और एक्चुअल एक्सपेंडिचर विच एवर इज लेस। हाँ जी, ये रहा अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट। कितने का है? कॉस्ट ऑफ द न्यू प्रोजेक्ट कितना है? 6 लाख रुपए। तो मैं कितना खर्चा दिखाएगा? 6 लाख का 5% कितना आएगा? 30,000। एक्चुअल में खर्चा कितना हुआ? चलो ये पॉइंट भी कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ व्हाट इज द प्रोजेक्ट कॉस्ट। प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना है अपना चेक करो, 6 लाख रुपए। मैक्सिमम रिडक्शन विल बी इक्वल टू सर 1/5। कितना लेने का? 1/5 लेने का, 5 से डिवाइड करने का। 1/5 ऑफ
एक्चुअल एक्सपेंसेस और रुपीज और कितना 5% लेना पड़ेगा ना, 5% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट विच एवर इज लेस। ओके सर, मैं लेगा 1/5 ऑफ, सर एक्चुअल एक्सपेंसेस कितना हुआ चेक करूं। मार्केट सर्वे फिजिबिलिटी बोर्ड एक्सपेंसेस दिया है 50,000, सर एक्चुअल में खर्चा हुआ 50,000, या मैं लेगा 1/5 ऑफ, सॉरी, और मैं लेगा 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट जो कि 6 लाख रुपए है। तो सर कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट 6 लाख का 5% कितना आएगा, इन दोनों में से विच एवर इज लेस। 50,000 दो अमाउंट है, देखो फिर से एक बार लिखता हूँ, पहले मैं ऐसा लिखता हूँ, छोड़ो पहले लिखता हूँ यहाँ पे एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, ओके, और 5% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट, तो सर 5% मल्टीप्लाइड बाय तुम्हारा प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना था, 6 लाख था, तो उसका 5% कितना आएगा, दोनों में से विच एवर इज, उसको मैं बोलेगा क्वालिफाइंग अमाउंट। क्वालिफाइंग अमाउंट मतलब 50 और 30 दोनों में से कितना क्लेम कर सकता है मैं, बट मैं 30,000 पूरा क्लेम करेगा क्या, मैं कितना क्लेम करेगा 30,000 का 1/5 क्लेम करेगा, 1/5, ये देखो 1/5 ऑफ 1/5 ऑफ क्या था ये, नहीं 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 नहीं, फिजिबिलिटी एक्सपेंसेस था, हमने लिया सर यहाँ पे 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 30,000 का हाफ, वो 30,000 का 1/5 कितना लिया मैंने यहाँ पे, पूरा का पूरा आप क्लेम नहीं कर सकते, यू कांट क्लेम द होल अमाउंट, मैंने इसको हाईलाइट करके रख दिया है, जो अमाउंट क्वालिफाई होगा उसका 1/5 लेने का। और क्या पॉइंट है सर क्वेश्चन में, चेक करते एक बार। ओपनिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट 66,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट 72,000, क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक लाइन है सर ऊपर, अरे भगवान क्या क्या दिखा है इस समय, इतने सारे पॉइंट्स। ओपनिंग स्टॉक इज वैल्यू एट कॉस्ट प्लस 10%। ए भाई बच्चा लोग, ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू कैसे किया इन लोगों ने, कॉस्ट प्लस 10% दिखाया, और क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू किया है कॉस्ट लेस 10% बेसिस। क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट करना है क्या, मेरे ख्याल से कुछ जरूरत नहीं करने का, ओपनिंग स्टॉक का करना पड़ेगा। ये देखो ओपनिंग स्टॉक दो लेते हैं मैं, राइट वैल्यू रॉन्ग वैल्यू, राइट वैल्यू रॉन्ग वैल्यू। तो देखो हमने क्या किया पता है क्या, हमने क्या किया पता है क्या सर, हमने ओपनिंग स्टॉक जो था ना वो कॉस्ट प्लस 10% पे दिखा, मैक्सिमम। एक डाउट है यहाँ पे बच्चे को सर, यहाँ पे हमने जो मार्केट सर्वे एक्सपेंसेस किया था वो था सर 50,000, तो आपने उसका 1/5 क्यों नहीं लिया सर, एक्चुअल खर्चा 50,000 किया है बेटा, तू मैक्सिमम जितना प्रोजेक्ट का कॉस्ट होगा उसका 5% ही दिखा सकता है, उसके लिए प्रोजेक्ट कॉस्ट का 5% और एक्चुअल एक्सपेंडिचर दोनों में से विच एवर इज लेस। तो नहीं समझा, बोलो ना, आप क्या पूछ रहे मुझे नहीं समझा। बेटा प्रोविजन ऐसा है, सुनो ना, इनकम टैक्स का प्रोविजन ऐसा है कि आप जितना खर्चा करोगे यू कैन क्लेम 1/5 ऑफ द क्वालिफाइंग अमाउंट, और ये क्वालिफाइंग अमाउंट में दो पॉइंट है बेटा, 5% ऑफ पीसी, पीसी मतलब प्रियंका चोपड़ा नहीं, पीसी मतलब प्रोजेक्ट कॉस्ट, और एक्चुअल एक्सपेंसेस दोनों में से
विच एवर इज लेस। अब मान लो मेरा खर्चा होता था 25,000, तो 25,000 और 5% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना है, 6 लाख है। तो मैं 30,000 या 25, मैं 25,000 के बेस पे कैलकुलेशन करता था। मैं 25,000 के बेस पे करता था 150, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने ज्यादा खर्चा कर दिया है। तो इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि भाई आपने खर्चा 50,000 किया, नो डाउट, हमें कोई उससे एतराज नहीं, आप जितना बनता है उतना खर्चा करो। बट इनकम टैक्स में हम कितना दिखाएंगे, मैक्सिमम 6 लाख का 5%, दैट इज 30 इज द लिमिट है, दैट इज द मैक्सिमम लिमिट यू कैन शो एज एन एक्सपेंडिचर। उसके लिए मैंने 30,000 का 150 लिया, ना कि 50,000 का। ठीक है, और क्या है, लास्ट 2 पॉइंट्स अपने पास। ओपनिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट 66,000, so ओपनिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्लस 10%। बेटा आपने खर्चा कम दिखा तो इनकम टैक्स वाला बोलेगा चलेगा, खर्चा कम दिखाओ, ज्यादा मत दिखाओ आप खर्चा। ओके, एक काम करते हैं अपन, चलो सर, आपको लेना चाहिए था कॉस्ट, आपने लिया कॉस्ट प्लस 10% ओपनिंग स्टॉक में। तो मतलब अगर कॉस्ट 100 होगा तो आपने कितना दिखाया, 110 दिखाया। तो हमारा कॉस्ट है अभी 66,000, कॉस्ट है सर, ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू है 66,000। सॉरी, हाँ जी सर, हमें दिखाना चाहिए था एट कॉस्ट, एट कॉस्ट हमको दिखाना चाहिए था 100। कितना दिखाना चाहिए था, 100। हमने क्या किया सर, हमने कॉस्ट प्लस 10% दिखा दिया, मतलब हमने दिखा दिया 110। तो 66,000 तुम्हारा रॉन्ग वैल्यू है। अब कॉस्ट निकालो, उसका कितना आएगा, कॉस्ट मल्टीप्लाई करो, तो कॉस्ट आएगा 60,000। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक का पॉइंट कर लेते हैं, एड लेस पे क्या करना है बाद में डिसाइड करते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक में भी इन्होंने ऐसा ही किया है। तो क्लोजिंग स्टॉक में उन्होंने कॉस्ट लेस 10% दिखाया। मैं नहीं बोलता ऐसा, क्वेश्चन बोलता है क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट लेस 10%। मतलब अगर, और वैल्यू कितना लिया, 72,000। मतलब सर अगर एक्चुअल कॉस्ट 100 है तो इन्होंने कितना दिखाया, 10% का मतलब 90 दिखाया। तो रॉन्ग वैल्यू कितना दिया क्वेश्चन में, 72,000 दिया। तो यहाँ पे एक्स लेके सॉल्व करो, एक्स आएगा आपका 80,000। कितना आएगा एक्स। अब करते हैं अपने पॉइंट पे आते हैं सर। देखो भैया, ओपनिंग स्टॉक तुम्हारा पीएनएल में कहाँ पे आता है, डेबिट में आता है, क्रेडिट में आता है। ओपनिंग स्टॉक कहाँ पर आता है पीएनएल में, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में आता है। मतलब इनकम है क्या एक्सपेंस है ओपनिंग स्टॉक, इनकम। ओपनिंग स्टॉक जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आता है, मतलब इट इज एन एक्सपेंडिचर। क्लोजिंग स्टॉक पीएनएल अकाउंट में, अपना ट्रेडिंग अकाउंट में कहाँ पर आता है, क्रेडिट साइड में, तो इट इज एन इनकम। अब मुझे बताओ, हमने रॉन्ग वैल्यू कितना लिया ओपनिंग स्टॉक का, 66 लिया, क्योंकि लेना कितना चाहिए था 60। तो हमको अभी ओपनिंग स्टॉक कितने से कम करना पड़ेगा, 6,000 से कम करना पड़ेगा। बेटा ओपनिंग स्टॉक कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा कि कम होगा, ओपनिंग स्टॉक अगर कम करेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा कि कम होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा ना बेटा, तुमने उतना डेबिट साइड कम कर दिया ना। तो मैं यहाँ पे लिखता है ओवर वैल्यूएशन, हमने ज्यादा वैल्यू दिखा दिया सर, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ध्यान दो प्लीज, कितने से ज्यादा दिखाया वैल्यू हमने, 6,000 से। अच्छा सर, क्लोजिंग स्टॉक में भी यही लोचा है, हमको वैल्यू दिखाना चाहिए था क्लोजिंग स्टॉक का 80, हमने कितना दिखाया, ना आपने 8,000 कम दिखाया, ज्यादा दिखाया, नहीं बढ़ा दो। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाएगा तो क्रेडिट साइड बढ़ेगा, तो क्रेडिट साइड बढ़ेगा मतलब इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा मतलब प्रॉफिट भी बढ़ेगा। अंडर वैल्यूएशन भैया, अंडर वैल्यूएशन मतलब आपने वैल्यू कम दिखाया, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितनी, 8,000। ये दो नए पॉइंट थे, थोड़े से डिफिकल्ट है। उसके पहला वाला पॉइंट भी नया था जो मैंने येलो में हाईलाइट किया हुआ है, वो हालांकि मुझे नहीं लगता कभी एग्जाम में डालेगा मैं, तो लास्ट पॉइंट अभी हो गया अपने सर। अगर और चीज कुछ दिया है सर यहाँ पे,
ये 4 पॉइंट भी दिया है। इनकम क्रेडिटेड टू पीएनएल अकाउंट, बच्चा पीएनएल अकाउंट में आपका इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है, डिविडेंड क्रेडिट हुआ है। बेटा इंटरेस्ट और डिविडेंड तुम्हारा बिजनेस इनकम है क्या? नहीं है। तो तुम्हारा इनकम फ्रॉम क्या है? तो वो दोनों मुझे लेस करना पड़ेगा। एक्साइज ड्यूटी रिफंड इज ए बिजनेस इनकम। तो जब एक्साइज ड्यूटी पे किया तब आपने उसको खर्चा क्लेम किया था, अब पैसा वापस मिला तो वो क्या हो जाएगा? तुम्हारा बिजनेस इनकम होगा। तो इसका कुछ नहीं करेंगे अपन, एक्साइज ड्यूटी रिफंड का कुछ नहीं करेंगे। सब बैड डेट्स रिकवर्ड, इसका कुछ बोला नहीं है, इसका कुछ बोला नहीं है। तो वी एज्यूम दैट इसको जब बैड डेट्स हुआ था तब वो अलाउ किया था, तब ये फुल्ली टैक्सेबल। इसका हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये 2 पॉइंट लेस करेंगे। बैंक इंटरेस्ट और डिविडेंड क्यों सर? क्योंकि वो मेरा बिजनेस इनकम नहीं है। तो मैं लेस में लिखता हूं इनकम कंसीडर्ड सेपरेटली डिविडेंड इनकम और इंटरेस्ट इनकम। सर डिविडेंड है 3,000 रुपया, इंटरेस्ट है 7,000 रुपये, 3,000 और ये तुम्हारा 7,000। और कुछ है सर? नहीं, हो गए सब पॉइंट्स, हो गए सब पॉइंट्स। अब एडलेस करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। हाँ देखते ना कितना आता है। यहाँ पे मैं लिखता है प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। यहाँ पर आएगा सम ऑफ, मेरा आंसर आ रहा है 4,32,000। जस्ट वेट, है ना? राइट है, राइट ही होगा। नॉट बिकॉज मैंने किया है, बिकॉज एक्सेल है, एक्सेल की रॉन्ग दिखाएगा। ये थोड़ा अटके था, टिपिकल था काफी। इस वॉज सम नंबर 17 हो गया, 16 हो गया, 16 थोड़ा बाद में करते हैं, छोटू सम करेंगे, छोटू सम। सम नंबर 14 भाई और बहनों, सम नंबर 14। रीड द क्वेश्चन, आई विल सॉल्व इट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ऐसा बोलेगा तो थोड़ा बच्चा ध्यान भी देता है। लास्ट वन ऑफ द डे। Sri Rathod gives you the following particular for his business books of accounts. Compute his taxable income for the year ending so and so. Sir, net profit as per P&L account दे दिया। So normally net profit for the P&L account दे दिया, मतलब यहाँ पे indirect approach ही होना चाहिए। बट तकलीफ ये है, पता है क्या तकलीफ है सर? बिफोर चार्जिंग द फॉलोइंग बोला है। ये सब खर्चा हमने अब तक नहीं दिखाया है, ठीक है? तो सर इसमें मुझे डायरेक्ट अप्रोच यूज करना पड़ेगा। बिफोर चार्जिंग की वजह से मुझे यहाँ पे मेरे हिसाब से डायरेक्ट अप्रोच यूज करना होगा। मैं लिखेगा नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है मेरे बच्चा? 5,75,000। पहला पॉइंट, एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग। सुनो ना, फैमिली प्लानिंग का एक्सपेंडिचर का खर्चा है ना, सिर्फ कंपनी क्लेम कर सकती है। ये पॉइंट अपना एक्चुअली आउट ऑफ सिलेबस अभी सब में आ गया, मुझे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। We haven't discussed this point anywhere, honestly. But expenditure on scientific planning is disallowed. तो ऐड मत करना। क्यों ऐड नहीं किया? क्योंकि बिफोर चार्जिंग बोला है। अगर आफ्टर चार्जिंग बोला तो मैं इसको डिसअलाउ करके ऐड बैक करता था। यहाँ पर मैं इनडायरेक्ट अप्रोच नहीं यूज कर रहा हूँ। हालांकि पीएनएल अकाउंट दिया तो हम लोग हमेशा इनडायरेक्ट अप्रोच ही यूज करते हैं, बट इस समय नहीं करेंगे सर। दूसरा, लमसम पेमेंट मेड फॉर टेक्निकल नो हाउ। यू नो व्हाट इज टेक्निकल नो हाउ? मतलब पूछता भी नहीं है, नहीं पूछे तो बोलेगा तो। व्हाट इज टेक्निकल नो हाउ? विवेक कैन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड। एनी आइडिया? एनीवन कैन गिव द आंसर। रॉन्ग आंसर्स आर वेलकम। Pardon? No. Technical know-how. What is technical know-how? You don't know what is technical know-how. Technical know-how is nothing but, let us say I want to manufacture a particular product.
उसका टेक्निकल नॉलेज मेरे पास नहीं है, तो आई हायर सम पर्सन who will help me to give some technical process or knowledge how to make it. उसके लिए जो मैं पेमेंट करता है उसको बोलते हैं टेक्निकल नो। हाँ जी, एनी क्वेश्चंस? पहले तो सर इट इज इनटेंजिबल एसेट। आपको एक टेक्निकल नो के नाम पे आपको कोई एक इनटेंजिबल एसेट मिलता है, और इनटेंजिबल एसेट को हम लोग डेप्रिसिएशन क्लेम करेगा। क्या करेगा, कितना करेगा सर? चलो एक मिनट चेक करते, वो भी चेक कर लेते हैं। हाउ मच डेप्रिसिएशन वी आर गोइंग टू क्लेम? How much depreciation we are going to claim? Let us see. आ जाओ। ये देखिए आपका इनटेंजिबल एसेट्स। अरे बच्चा, आपका इनटेंजिबल एसेट्स पे कितना डेप्रिसिएशन है? यही 25% हम उस टेक्निकल लोगों पे क्लेम करेंगे मेरे बच्चा लोग। आ गया भाई सम। 14 था ना? हाँ, ये 15 सम था, 14 था this one. So lump sum payment made for technical know-how, okay, some kind of software, some kind of designing, some kind of process हमने किसी और से यूज करने के लिए लिया। So depreciation on टेक्निकल नो हाउ कितना क्लेम करेंगे? देखो, इनटेंजिबल एसेट्स पे कंपलसरी 25% ही डेप्रिसिएशन है। तो मैं 90,000 का 25% आई विल शो एज 22,500। ये मैं लेस करेगा क्योंकि अब तक ये हमने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया है। नेक्स्ट इज एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस। बच्चा, जब तक क्वेश्चन में बोला नहीं है तब तक ये मान के चलेंगे कि ये तुम्हारा बिजनेस का ही एक्सपेंडिचर है, तो ये 30,000 भी लेस होगा। उसके बाद एक्सपेंडिचर ऑन एक्वायरिंग द पेटेंट राइट्स। बेटा, पेटेंट राइट्स पे हम लोग क्या क्लेम करेगा? डेप्रिसिएशन क्लेम करेगा। इंटेंजिबल एसेट्स कितने का है? पेटेंट्स 84,000 का 25%, दैट इज 1/4 आएगा 21,000। डाउट है? एक्सपेंड, हाँ बोलिए ना। अलाउड नहीं है ना। फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर इंडिविजुअल अगर करेगा तो नहीं अलाउड है। सी इन इंडिया गवर्नमेंट वांट्स दैट पीपल शुड बी मेड अवेयर रिगार्डिंग फैमिली प्लानिंग, बट दैट कांट बी डन बाय प्रोप्राइटर। ये श्री राठौर का अकेले का बिजनेस है, वो प्रोप्राइटर है, वो कंपनी नहीं है कोई। अगर कंपनी होती तो कंपनी को उसका रिडक्शन मिलता है, बट यहाँ पे एज ए प्रोप्राइटर आई वोंट गेट द डिडक्शन फॉर एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली। इसके लिए मैंने उसको लेस नहीं किया। ठीक है सर। एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट, is it more than 20,000 in cash? No sir, 18,000 कैश में पे किया है, अलाउड है। अरे अलाउड है ना, क्या दिक्कत है? अमाउंट पेड टू राजस्थान यूनिवर्सिटी फॉर एन अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च प्रोग्राम इन सोशल साइंस। बच्चा मैं क्या बोलता है, किसी भी रिसर्च पर्पस के लिए अगर पैसा देगा, डोनेशन देगा, कंट्रीब्यूशन देगा, कंट्रीब्यूशन टू राजस्थान यूनिवर्सिटी फॉर सोशल साइंस रिसर्च अलाउड है बच्चा, 100% अलाउड है। कितना अमाउंट डोनेट किया, कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट किया? 20,000, उसका 100% पूरा आएगा। डाउट है? लास्ट पॉइंट पे ध्यान दो, लास्ट पॉइंट बढ़िया है सर। प्रोविजन फॉर एक्साइज ड्यूटी नॉट अलाउड। अरे बेटा, प्रोविजन फॉर एक्साइज ड्यूटी नॉट अलाउड, तो मैं उसको लेस नहीं करेगा। लेकिन any payment of taxes to the government before filing the return, सर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के पहले हमने 20,000 पे कर दिया है। हमने प्रोविजन फॉर एक्साइज ड्यूटी कितना किया? 45, बट एक्चुअली हमने एक्साइज ड्यूटी कितना पे किया?
क्योंकि रिटर्न फाइल करने के पहले पे किया ना, तो आप उसको डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्साइज ड्यूटी पेड बिफोर फाइलिंग आईटी रिटर्न। कितना पे किया सर हमने? 20,000। 5,75,000 में से ये सब अमाउंट लेस हो जाएगा। 20, 20, 40, 50, 80, 88, 89, 99, 1,09,000, 131,500 माइनस होएगा। तो मेरा प्रॉफिट्स एंड गेन्स आएगा कितना? 4,43,500 एज पर विवेक। राइट है? राइट है क्या? का एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस? सब क्लियर है बच्चा लोग? We are done here about 3 sums today. All were quite typical sums. Okay, I'll stop here for the day. Thank you. Tata. Bye bye. Have a good time.